नमस्ते दोस्तों। मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर, आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। मित्रों, प्रश्न पत्र 4 का अध्ययन हम कर रहे हैं। इस का अध्ययन करते हुए हम भक्ति काल में सूफी काव्य धारा को देख रहे हैं। तो इस सूफी काव्य धारा में उसकी प्रस्तावना हमने पिछले वीडियो में देखी है। तो इस वीडियो के जरिए हम उसकी विशेषताओं के ऊपर नज़र करने वाले हैं। तो उसकी विशेषताएं जो है वो किस तरह की है, देखो। भक्तिकालीन निर्गुण धारा की यह प्रेम मार्गी शाखा कहलाई जाती है। इस काव्य धारा के कवि है जायसी। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने कल्पित कहानियों के माध्यम से प्रेम मार्ग का महत्व प्रतिपादित किया। इन कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है। इन काव्य में रचित प्रेम कहानियों का विषय तो साधारण होता है। किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस प्रेमिका राजकुमारी को प्राप्त करना। सूफी कवियों ने जो प्रेम कहानियाँ ली है वे सब हिंदू परिवार स्थित कई दिनों से चलती आई प्रेम कहानियाँ हैं। अतः कहानियों का आधार जो है वह हिंदू है। सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो है वह हम अभी देखने वाले हैं। इसमें पहली जो है वह काव्य प्रेरणा एवं काव्य प्रयोजन। प्रेम मार्गी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार अपने काव्य की रचना के माध्यम से करने का प्रयास उनका रहा है। इस परंपरा में हिंदू कवि थे और उन्होंने काव्यारंभ में हिंदू देवी देवताओं की वंदना भी की है। हिंदू मुस्लिम कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने का प्रयास किया था। साथ ही इन काव्य प्रयोजन, यश प्राप्ति, काव्य कला का प्रदर्शन और युवाओं का मनोरंजन यहाँ पर रहा है। इन कवियों ने भारतीय शास्त्रों का आधार लेकर रचनाओं का उन्होंने निर्माण किया है। दूसरा है कथा वस्तु। प्रेमाख्यानों में 4 स्रोतों से प्राप्त सामग्री का कथा वस्तु के रूप में उपयोग किया है। इसमें एक है महाभारत, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण। दूसरा है प्राकृत संस्कृत के परंपरागत कथानक। तीसरा है उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं। चौथा है लौकिक प्रचलित प्रेम कथाएं। इनमें कल्पना शक्ति का प्रयोग भी मिलता है या किया है। अतः इनका आधार जो है वह भारतीय साहित्य को मानना चाहिए। अगली विशेषता है प्रबंध कल्पना। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना उन्होंने की है। इनकी यह प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं। इन कवियों का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा उसका महत्व निर्धारित करना है। सूफी कवियों ने अपने प्रेम पात्र के सौंदर्य को ज्योतिर्मय या ज्योतिमय पूंजी के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होकर अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। इस काव्य की प्रेमिकाएं और प्रेमी पथ पर आने वाली बाधाओं को पार कर सिद्धि पर चढ़ जाते हैं। इन कथाओं में पक्षियों, देवियों और अप्सराओं का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। प्रबंध काव्योचित वस्तु एवं घटना वर्णन में जो प्रवाह गति अपेक्षित है, प्रायः इन काव्यों में उसका अभाव मिलता है। कथा वस्तु के वस्तु वर्णन में सब ने प्रबंध रूढ़ियों की शरण ली है। प्रेमाख्यानों प्रायः सर्वत्र समुद्र, तूफान, फुलवारियाँ, वन और मकान जैसे हैं। इन काव्यों की क्रम योजना प्रायः एक जैसी है। सर्वप्रथम मंगलाचरण में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन, तत्पश्चात हजरत मोहम्मद और उसके सहयोगियों की प्रशंसा की जाती है। संप्रदाय के उल्लेख के बाद कथारंभ रागासक्ति और नायक नायिका की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग कर आंधी तूफान का सामना करने लगता है या करने के लिए वह निकलता है।
प्रेमी प्रेमिका के मिलन के पश्चात अधिकतर प्रेमाख्यानों का अत्यंत दुखांत हुआ। अंत में यह दुखांत अंत उनका हुआ है। चौथी विशेषता उसकी है वह है भाव पक्ष। प्रेम मार्गी सूफी कवियों का मुख्य विषय प्रेम है। प्रेम की वियोग पक्ष को वह अधिक महत्व इन कवियों ने दिया है। जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा उनका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में दिया है, उतना ही उनके अंतिम मिलन पर नहीं दिया गया। इन्होंने 12 मासा को महत्व दिया है और भारतीय पद्धति का व्यवहार किया है। कहीं कहीं भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूफियों ने वैष्णवों की अहिंसा को क्रियात्मक रूप से अपनाया है। उपनिषदों के प्रतिबिंबवाद के अनुसार नाना रूपात्मक जगत ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जैसे ने अनेक स्थलों पर, जैसे नयन जो देखा कमल था, में प्रतिबिंबवाद के साथ ही विचार साम्य दिखाया है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में पंच महाभूतों में से आकाश छोड़कर अन्य को उन्होंने स्वीकारा है। हठयोग का प्रभाव इन पर स्पष्ट नहीं है। इनके श्रृंगार का नक्शिक वर्णन कामशास्त्र से प्रभावित है। इनकी प्रणय भावना फारसी से नहीं कर भारतीय श्रृंगार की परंपरा से आती है। पांचवा जो है वह काव्य रूप है। काव्य प्रकार की दृष्टि से सूफी काव्य भारतीय कथा परंपरा में आते हैं। इसकी पुष्टि अनेक लक्षणों से हो जाती है। अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं को कथा की संज्ञा उन्होंने दी है। जैसे दामोदर रचित लखन सिंह पद्मावती कथा, ईश्वरदास सत्यवती कथा, जान कवि कथा रत्नावती कथा कामलता कथा कनकावती, व्यास नल दमयंती आदि कथा जो है। कुछ कवियों ने कथा शब्द प्रयोग शीर्षक से ना कर काव्य के अंतर्गत उन्होंने किया है। जायसी प्रेम कथा, एही भांति विचारू हूँ मंजना, कथा जगत जे ती कवि आई, उस्मान जाकी बुद्धि हुई अधिकाई, आलम कहे बात सुनो सब लोग, कथा सिंगार योग। परशुराम चतुर्वेदी ने सूफियों के काव्य प्रकारों को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, सूफी प्रेमाख्यान तक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्रायः सभी तत्व वर्तमान हैं, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा, आख्यायिका, जैन चरित काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का भी समन्वय हो गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। फारसी रूढ़ियों का प्रभाव यहाँ पर मिलता है। कई प्रसंगों में रक्त की अतिरंजितता विभत्स लगने लगती है। कई स्थलों पर संयोग अवस्था का वर्णन अश्लील लगने लगता है। इन कवियों ने संयोग अवस्थाओं को भोग विलास के लिए उपयुक्त वातावरण मान लिया, तो कभी उसका रहस्यात्मक अर्थ भी कर डाला। प्रायः सूफी कवियों ने प्रेम तत्व की व्याख्या करते हुए सौंदर्य के स्वरूप एवं प्रभाव पर बहुत कुछ उन्होंने लिख डाला है। अगली विशेषता जो है वह चरित्र चित्रण है। सूफी काव्य के चरित्र चित्रण में कोई वैविध्य नहीं है। इनके प्रायः नायक सामंत या राजकुमार रहे हैं और नायिकाएं राजकुमारी के रूप में दर्शाई गई है, जो कि संस्कृत साहित्य की नायिकाओं के समान ही एक ही ढांचे में वह ढली हुई है। नायक का स्वरूप प्रायः पहले से ही निश्चित या सदृष्टिगोचर होता है। राजकुमारी अत्यंत सुंदर रूपगर्विता दिखाई गई है। नायिकाएं भारतीय परंपरा के अनुसार पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अंत में वह सती हो जाती है। नायक का विरोध नायिका के पिता या संरक्षक द्वारा ही होता है। अन्य काल्पनिक पात्र है, उनका स्थान गौण है। कई स्थलों पर ऐतिहासिक पात्रों का चित्रण प्रभावी हुआ है। इन सभी चरित्रों पर भारतीयता का गहन प्रभाव इसमें दिखाई देता है। दोस्तों, और भी कुछ उसकी विशेषताएं हैं जो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, अगले वीडियो के जरिए समझने वाले हैं। तब तक आज इतना ही। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इन सभी विशेषताओं को लिख लीजिए।